सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के तहत जो कक्षा 10 में भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है, उसका पाठ 3 है सामाजिक संरचना। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत वो सभी प्रश्न लिए गए हैं जो आपके पाठ में दिए गए हैं। साथ में ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें लिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है, अगर किसी ने 2 पाठों के वीडियो नहीं देखे जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दे रखे तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अंतर्गत ये है कि जैसे सामाजिक संरचना वाला जो आपका लेसन है, जो पाठ है, उसमें भारत में सामाजिक संरचना और साथ में राजस्थान में सामाजिक संरचना, तो इस तरह से आपके चैप्टर डिवाइड है। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भारत में सामाजिक संरचना है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम जो राजस्थान में सामाजिक संरचना है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले। तो इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ भारत में सामाजिक संरचना वाले जो भी प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत बन रहे हैं उसके प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पाठागत प्रश्न यानी कि पाठ में दिए गए पहले उन प्रश्नों को लेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, वन व्यवस्था शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वन व्यवस्था शब्द 2 शब्द वन तथा व्यवस्था से मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 2 है, वन व्यवस्था के उत्पत्ति के प्रतिपादित सिद्धांत को लिखिए। तो वन व्यवस्था की उत्पत्ति के जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो 2 है। पहला है वन व्यवस्था की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, दूसरा है वन व्यवस्था की उत्पत्ति का क्रम विभाजन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3 है, वन व्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्तर है वन व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 4, चारों वर्णों का उल्लेख कीजिए, वेद में किया गया है। तो चारों वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो चारों वर्णों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। प्रश्न संख्या 5, पुरुषार्थ क्या है। तो उत्तर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये चारों मिलकर प्रसाद कहलाते हैं। तो ये प्रसाद कहलाते हैं, यानी ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, पुरुषार्थ कहलाएंगे। तो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही करते हैं। तो ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पुरुषार्थ के उद्देश्य बताइए। तो पुरुषार्थ के क्या उद्देश्य है। तो पुरुषार्थ का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है। प्रश्न संख्या 7 है, जीवन में सुख के कितने आधार हैं। तो उत्तर है जीवन में सुख के 2 आधार हैं, एक भौतिक सुख, दूसरा आध्यात्मिक सुख। प्रश्न 8, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भारतीय समाज के लोग क्या करते हैं। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भारतीय समाज के लोग व्रत और उपवास करते हैं। प्रश्न 9, जमीन पर बैठकर भोजन करने से कौन से आसन की अनुपालना होती है। तो जमीन पर बैठकर भोजन करने पर सुखासन की अनुपालना होती है, क्योंकि जब हम अलाती पलाती मार के बैठते हैं तो वो सुखासन की अवस्था कहलाती है। प्रश्न संख्या 10 है, तुलसी के पौधे में से कौन से लाभ हैं। तो तुलसी के पौधे से कौन कौन से लाभ हमें होते हैं। तो इसका आंसर है कि तुलसी के पौधे से सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और शुद्ध वातावरण का लाभ होता है। प्रश्न 11, एक ही गोत्र में विवाह करने से कौन सी बीमारियों की संभावना होती है। तो एक ही गोत्र में विवाह करने पर अनुवांशिक बीमारी होने की संभावना होती है। अनुवांशिक बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है ना, तो ये अनुवांशिक बीमारी की संभावना इसमें होती है। प्रश्न 12 है, वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए कि वर्ण क्या है और जाति क्या है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो उत्तर है वर्ण 2 शब्द वर्ण और व्यवस्था से मिलकर बना है तथा वर्ण की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत माने गए हैं। पहला देवी सिद्धांत और दूसरा क्रम विभाजन का सिद्धांत। अर्थात वर्ण का अर्थ है व्यक्ति का गुण और क्रम का आधार पर विभाजन। तो व्यक्ति का गुण जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, और साथ में क्रम के आधार पर विभाजन। क्योंकि क्या होता था कि जो प्राचीन काल है तो उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। तो जो समाज में जो भी व्यक्ति है, लोग उनको 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो जिस तरह का कार्य करता था उसको उसी वर्ण में उसको बोला जाता था। तो अगर एक घर में 4 पुत्र हैं, ठीक है, चारों पुत्रों के कार्य, मान लो इसका कार्य ब्राह्मण के समान है, वो पढ़ाने का, अध्ययन करने का कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाया। एक वीर है जो सैनिक है, युद्ध में भाग लेता है, ठीक है, तो वो क्षत्रिय कहलाया। एक है जो व्यापार वगैरह करता है तो वो जो है वैश्य कहलाया। एक जो इन सब की सेवा करता है, इन तीनों की सेवा चाकरी करता है, जैसे कि कलाकार है या फिर जो सफाई कर्मी है ना, तो इस तरह के जो लोग हैं तो वो क्या कहलाए, वो शूद्र कहलाए, जिनका कार्य इन तीनों की सेवा करना था, है ना। तो ये सेवा कार्य देते थे। तो इस तरह से चारों वर्णों में विभाजित थे। तो वर्ण जो है कर्म के आधार पर ही विभाजित था कि उनमें जो कार्य करने का गुण है, जो उनका कर्म है, उसके आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया था।
अगला है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था होती है, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जाति, परिवारों और परिवारों के समूह का समावेश स्वरूप, यानी एक ही जाति के परिवारों का समावेश, जो साधारण नाम के साथ समान परंपरा व्यवस्था पर बल देती है। यानी एक तो नाम तो ये एक जाति हो गया, लेकिन उस जाति के अंदर जो है उनमें परंपराएं है, मान्यताएं, सब कुछ क्या होती है, समान होता है। जाति का आधार जन्म है, जन्म लेते ही जाति मनुष्य के लिए सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के बाद में क्या हुआ, जो जिस जाति में था, मान लो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही कहलाया, ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण कहलाया, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ सभी लोग कर्म के आधार पर उनके जो वर्ण डिसाइड होता था, लेकिन अब जो है जाति के आधार पर डिसाइड होने लग गया। तो जन्म लेते ही जाति जो है मनुष्य के लिए एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, उसकी पहचान निश्चित कर देती है। प्रश्न 13 है, वर्णाश्रम को स्पष्ट कीजिए। वर्णाश्रम यानी कि जो मनुष्य का जीवन है उसको 4 आश्रमों में बांटा गया है, ठीक है, तो उसको बारे में बताना है और वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था को हमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम दोनों का सम्मिलित रूप ही वर्णाश्रम कहलाता है। तो वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जो चारों वर्ण है ना, और साथ में आश्रम व्यवस्था, है ना, इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, वर्णाश्रम कहलाता है। इसे वर्ण आश्रम धर्म भी कहा जाता है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन का मूल आधार रही है। वर्ण के अंतर्गत मनुष्य के गुण और क्रम का अध्ययन होता है, इसके आधार पर ही वर्ण निर्धारित किए जाते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य को समाज उपयोगी बनाना है, इसका उद्देश्य मनुष्य को सुसंस्कृत, संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाना है। आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है, इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता है। देखो आश्रम शब्द का जो शब्द है वो संस्कृत के श्रम धातु से बना है, इसके अंतर्गत क्या करता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक मेहनत करके विभिन्न आश्रमों में कार्य संपन्न करता है। तो जो 4 आश्रम है, चारों आश्रम के उम्र अलग अलग दे रखी है, उनके कार्य भी उस समय उनके निश्चित किए गए थे। मानव जीवन को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। मनुष्य जन्म से 25 वर्ष तक इस आश्रम का पालन करता है एवं गुरुकुलों में रहकर ज्ञान प्राप्त करता है। तो उस समय क्या था, जब प्राचीन काल में जो मनुष्य है 25 साल तक का जो होता था, तब तक वो अपने गुरु के पास रहता था, गुरुकुल में रहता था और जो है अपने गुरु के पास रहकर ज्ञान अर्जन करता था। प्रश्न संख्या 2 है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो ये आश्रमों के प्रकार है, 4 आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 25 से 50 वर्ष की, यानी 25 वर्ष के बाद में किस आश्रम में आ गया, गृहस्थ आश्रम में आ गया। तो 25 से 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। इस आश्रम में व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता है एवं तीनों ऋणों से मुक्त प्राप्त करता है। यानी अब ये गृहस्थ आश्रम में आ गया, ठीक है, यानी कि अपनी वो शादी करेगा, ठीक है, अपनी गृहस्थी का पालन करेगा, गृहस्थी नियम धर्म को वो निभाएगा। इसी प्रकार वो अपने धार्मिक, जो भी उसके धार्मिक रीति रिवाज है, अपनी नैतिकता है, अपने आर्थिक कर्तव्य है ना, उसकी पूर्ति करते हुए अपने तीनों ऋण, यानी कि देव ऋण, पितृ ऋण, जो आदि ऋण है, उससे वो मुक्ति प्राप्त करता है। तीसरा है वनप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के पश्चात व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने भौतिक सुख साधन त्याग कर वन में जाकर फल फूल खाकर तपस्या का जीवन व्यतीत करता है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा मुक्ति पाने के साधन को सुलभ बनाना है। संन्यास आश्रम, जीवन का अंतिम भाग संन्यास आश्रम के रूप में होता है। इसमें 75 से 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति मोह माया त्याग कर सन्यासी बन जाता है और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वर्णाश्रम जो है, वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का सम्मिलित रूप है। प्रश्न संख्या 14 है, जाति व्यवस्था के विकास के कारण लिखिए कि जाति व्यवस्था के विकास के क्या कारण है। तो उत्तर है कि जाति व्यवस्था के विकास के कारण निम्नलिखित है। पहला है जातिगत आधार पर जाति प्रथा के विकास का मुख्य कारण जातिगत आधार है, अर्थात जाति के आधार पर पृथक्करण, यानी जाति जो अलग अलग है उसके आधार पर लोगों का अलग अलग पृथक्करण हो गया। दूसरा है व्यवसायिक आधार पर, व्यवसाय भी जाति व्यवस्था के विकास का मुख्य कारण है। तो व्यवसाय के आधार पर भी जाति का जो है उसका विकास का मुख्य आधार है, जिसमें व्यक्ति का वर्गीकरण करके व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। तो व्यक्ति का वर्गीकरण उसके जो व्यवसाय के आधार पर किया जाता है कि वो किस तरह का कार्य करता है। तीसरा है सांप्रदायिक आधार, जाति व्यवस्था के विकास का एक कारण यह भी है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उसका क्या धर्म है, क्या संप्रदाय, उस आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। चौथा है स्थानीय आधार पर, तो व्यक्ति को उसके स्थानीय आधार पर वर्गीकृत करना स्थानीय आधार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ क्या है। तो उत्तर है पुरुषार्थ जो है
वो जीवन सुख के दो आधार है। तो पुरुषार्थ जीवन सुख के क्या है, दो आधार है, एक भौतिक सुख तथा दूसरा है आध्यात्मिक सुख। तो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण एवं ऐश्वर्य को प्रधान माना गया है, कि संसार में जो भी आकर्षण है, जो भी ऐश्वर्य सुख सुविधा, उसको क्या माना गया है, प्रधान माना गया है। तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और साधना को, भौतिक सुख क्षणिक एवं अस्थिर है। तो आध्यात्मिक सुख में क्या क्या माना गया है, त्याग और साधना को। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक सुख में आ गया। भौतिक सुख तो क्या होता है, क्षणिक होता है और अस्थिर होता है, जबकि आध्यात्मिक सुख वास्तविक व स्थायी होता है। भौतिक सुख अर्थ और काम पर, जबकि आध्यात्मिक सुख धर्म और मोक्ष पर आधारित होता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये चारों मिलकर पुरुषार्थ कहलाते हैं। ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ। मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 16। भारतीय समाज में पुरुषार्थों का महत्व बताइए। तो भारतीय समाज में पुरुषार्थों का क्या महत्व है, वो हमें बताना है कि भारतीय समाज में मनुष्य के लिए पुरुषार्थों का बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम है धर्म, यानी धर्म का मतलब क्या है, कि धर्म का मतलब है कि धर्म के मानव को सन्मार्ग पर मार्ग पर ले जाता है। तो धर्म क्या करता है, मानव को सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर वो लेकर जाता है, अर्थात मनुष्य को सही गलत का ज्ञान कराता है। धर्म के कारण ही व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों को पालन करता है। समाज में छोटे बड़े लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान कराता है। इसके साथ ही धर्म मनुष्य को विवेकशील बनाता है। इस समाज में जो भी कुछ घटित है, तो इस समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह सही है अथवा गलत, उसमें धर्म मनुष्य को विवेकशील बनाता है। तो जो भी सही हो रहा है, गलत हो रहा है, न्याय प्रदान क्रिया को ज्ञान भी करवाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमें जो धर्म है बताता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ यानी धन। इस पुरुषार्थ का भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन अर्थ पर ही निर्भर है। अर्थ यानी कि धन है ना, तो हमारा जो भी भौतिक जीवन है, सुख सुविधाएं है, हमारा आध्यात्मिक जीवन वो बिना पैसे के, बिना धन के तो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इस पर ही निर्भर करता है। लेकिन अर्थ अर्जन करने के लिए भी कुछ नियम है, कि जब हम धन का अर्जन करें, अर्थ का अर्जन करें, तो इसके भी क्या है, कुछ नियम है। वो क्या नियम है कि जिसे प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना आवश्यक है। इस पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य सांसारिक सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाता है, अर्थात परिवार के पालन पोषण के लिए तथा समृद्धि और उन्नतशील बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो अगला है, तीसरा है पुरुषार्थ है काम। इस पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपनी काम जनित भावना और वृत्तियों की संतुष्टि प्राप्त करता है एवं मानव जीवन की सुख और सहज अनुभूति को महसूस करता है। इसके साथ ही सृष्टि को भी शाश्वत नियम है, कि सृष्टि का जो भी शाश्वत नियम है, जैसे कि संतान उत्पत्ति, वे भी इसी पुरुषार्थ के द्वारा संपादित होता है। इस पुरुषार्थ के द्वारा संपादित होता है। इस पुरुषार्थ से मानव जीवन में उमंग और खुशहाली का विकास होता है। तो अर्थ है, धन है, अर्थ है, ठीक है, इसके अलावा काम है, और अगला पहले क्या आया था कि जो अर्थ है, काम है, मोक्ष है, धर्म है, ये सारे क्या है, हमारे जीवन के पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंतिम पुरुषार्थ जो होता है वो होता है मोक्ष। सभी कार्य व्यक्ति ने किया, अब उसको मोक्ष की प्राप्ति भी तो चाहिए। तो मोक्ष इसे मनुष्य जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना जाता है। इस पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त करता है। इस पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य जीवन के अंतिम समय में अपना अगला जीवन सुधार सकता है। भौतिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता का विकास करना ही उसका उद्देश्य है। उपरोक्त अध्ययन से हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ का अत्यधिक महत्व है। तो इन चारों पुरुषार्थ को अपनाकर व्यक्ति अपना एक सफल जीवन बना सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के प्रमुख रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय समाज में कौन कौन से रीति रिवाज है, कि भारतीय समाज अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के कारण ही विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। यह परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ हम भारतीय समाज के प्रमुख रीति रिवाजों का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला है व्रत रखना, अर्थात उपवास रखना। तो ये भी हमारे भारतीय समाज की परंपरा है कि हम व्रत और उपवास रखते हैं। उसके पीछे कुछ धार्मिक कारण भी है और कुछ हमारे वैज्ञानिक कारण भी है। तो देखते हैं इसमें कि भारतीय समाज में व्रत उपवास का बहुत अधिक महत्व है। लोग अपनी आस्था के अनुसार देवी देवता का महत्व रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग सप्ताह में या त्योहारों पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न और पूजा करते हैं। व्रत में लोग पूरे दिन बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर रहते हैं। तो ये व्रत फल खाकर रखते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी क्या है, ये सही है। अगला है पैर छूना। तो ये भी हमारी भारतीय परंपरा का एक रिवाज है कि हम बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों का हम पैर छूते हैं।
तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या स्पर्श करना भारतीय परंपरा, रीति रिवाज सदियों पुराने हैं। यही परंपरा, यही संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं। तीसरा है तिलक लगाना। भारतीय समाज के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों, शादी विवाह, त्योहार या पूजा पाठ के समय चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। परंपरा के अनुसार तिलक लगाना शुभ माना जाता है। दोनों आंखों के बीच एक चक्र होता है तथा इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है, जिससे एक रक्त संचार होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा है हाथ जोड़कर नमस्कार करना। भारतीय परंपरा तथा भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी का अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है या पूजा के समय हाथ जोड़े जाते हैं। ये सम्मान का प्रतीक है। हाथ जोड़ने से हाथ की समस्त उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। इनका सीधा प्रभाव आंखों, कानों तथा दिमाग पर पड़ता है। इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। पांचवा है एक ही गोत्र में विवाह। तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक ही समान गोत्र या कुल में शादी करना माना गया है। एक ही गोत्र का होने के कारण स्त्री पुरुष भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि एक गोत्र में स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में अनुवांशिक बीमारियों की संभावना बढ़ती है। तो एक ही गोत्र में जो विवाह करना है वो सही नहीं माना गया है। ठीक है, तो अगर वो एक ही गोत्र में विवाह करते हैं तो वो क्या हो सकता है कि वो आपस में भाई बहन कहलाते हैं और साथ में उनमें अनुवांशिक बीमारियां भी फैलती है। अगला है जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पलाथी मारकर बैठकर योग आसन है। तो पलाथी मारकर बैठना क्या योगासन है, जिसे सुखासन कहते हैं। बैठकर भोजन करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है तथा उदर रोग से मुक्ति मिलती है। उदर यानी पेट संबंधी रोग से भी मुक्ति मिलती है। सातवां है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य हिंदू भारतीय परंपरा में एक देवता का दर्जा दिया गया है। तो सूरज को जो भारतीय हिंदू परंपरा में एक देवता का दर्जा दिया गया है। यह एक प्राचीन परंपरा है। इससे क्रिया से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती, जो शरीर के लिए एक औषधि का काम भी करती है। आठवां है तुलसी के पौधे की पूजा। तो ये भारतीय परंपरा में प्रत्येक घर में के आंगन में एक तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के सिंचन एवं दीप प्रज्वलन करने से घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तुलसी की हम पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वैसे तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। इसकी पत्तियों के सेवन से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। अब ये तो थे आपके पाठ के से संबंधित प्रश्न। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो देखो ये 17 मिनट का वीडियो बन गया है। हालांकि थोड़ा लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो भारतीय जो सामाजिक संरचना है उससे संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ताकि अगले वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित सामाजिक संरचना को पढ़ पाए। तो अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। देखो इससे बाहर तो कोई प्रश्न जाने वाला है नहीं, क्योंकि हर टॉपिक से आपका प्रश्न लिया गया है, तो आप विश्वास करके यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में कौन से मंडल में मिलता है। तो वर्णों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रश्न 2 है क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के कौन से अंग से हुई है। तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की 4 भुजाओं से यानी भुजाओं से मानी गई है। भारतीय सामाजिक संगठन के मूल आधार क्या है। तो भारतीय सामाजिक संगठन के मूल आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है। चौथा है पंच महायज्ञ के नाम लिखिए। तो पंच महायज्ञ कौन से, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य है ना। पांचवा है 4 संस्कारों के नाम लिखिए। तो 4 संस्कार क्रम से गर्भाधान, पुरुष संबंध और सीमांतोन्नयन और जात क्रम। तो देखो अब ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आपके पाठ के और कई छूटे हुए प्रश्न है वो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो आप ये सब कुछ इतना भी पढ़ के आप चले जाते हो तो आपके इस सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आराम से सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अगला है विवाह के कितने प्रकार हैं। तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं। 7वां है श्रेष्ठ 4 विवाह कौन से माने जाते हैं। तो श्रेष्ठ 4 विवाह है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह। प्रश्न 8 है आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। तो आश्रम जो व्यवस्था है का उद्देश्य मानव जीवन को सुसंस्कृत, संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाना है। 9वां प्रश्न है 3 प्रकार के ऋणों के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। प्रश्न 10 है शिशु की प्रथम पाठशाला किसे बताया गया है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार को बताया गया है। प्रश्न 8 10 11वां है कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के नाम बताइए। तो मानव जीवन के चारों आश्रमों के नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके बारे में हमने पिछले प्रश्नों में भी हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न है सूर्य को जल चढ़ाने से होने वाले वैज्ञानिक लाभ बताइए। तो उत्तर है 2 क्या है ना वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इसका आंसर है कि विज्ञान के अनुसार
विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय, कब है? सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज नहीं होती है, जो शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। प्रश्न संख्या 13 है, तुलसी के पौधे के लाभ बताइए। तो तुलसी क्या करता है? ये तुलसी के पौधे देखो, एक तो आध्यात्मिक तो ये है कि हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, दीप प्रज्वलित करते हैं, उसको सींचते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ये तो आध्यात्मिक कारण हो गया। दूसरा ये है कि वैज्ञानिक कारण ये है कि तुलसी के पौधे से मच्छर कीटाणु दूर होते हैं तथा वायु शुद्ध होती है तथा इसकी पत्तियों के सेवन से रोग मुक्ति मिलती है। प्रश्न संख्या 14 है, जमीन पर बैठकर भोजन करने के लाभ बताइए। तो जमीन पर बैठकर भोजन करने से पाचन क्रिया सही रहती है और उदर रोग से मुक्ति मिलती है। उदर यानी पेट संबंधी रोग से हमें मुक्ति मिलती है। प्रश्न 15, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना, जैसे कि है ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है वेद तथा अथवा महान, और चर्य का अर्थ है विचार करना, अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर चलते हुए वेदों का अध्ययन करना। यह ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। प्रश्न संख्या 16 है, एक ही गोत्र में विवाह करना क्यों निषेध है बताइए। तो एक ही गोत्र में विवाह करना की निषेध ने क्यों मनाई है, क्यों हमें एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र या कुल में शादी करना मना है। एक ही गोत्र का होने के कारण स्त्री पुरुष भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि एक गोत्र में के स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में अनुवांशिक बीमारियों की संभावना अधिक होती है, अतः एक ही कुल या गोत्र में विवाह करना निषेध बताया गया है। तो ये वैज्ञानिक कारण भी है और साथ में कुछ और कारण भी इसमें बताया है। प्रश्न संख्या 17 है, पुरुषार्थ और आश्रम कैसे परस्पर संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। देखो, पुरुषार्थ और आश्रम, तो ये प्रश्न पहले आ भी चुका है, लेकिन शॉर्ट में भी इस तरह से आ सकता है। तो पुरुषार्थ और आश्रम कैसे परस्पर संबंध है, तो इसका उत्तर है कि पुरुषार्थ और आश्रम दोनों ही अवधारणा परस्पर संबंध है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन का उद्देश्य, 4 आश्रमों जो कि अवस्था में बटा हुआ है, प्रत्येक आश्रम के लिए कुछ निर्धारित संस्कार करना आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म के विषय में वर्ण तथा जीवन के उस भाग के लिए धर्म के समान जीवन के 4 उद्देश्य है। धर्म उचित आचरण क्या है, क्या समान उद्देश्य क्या बताया गया है कि धर्म उचित आचरण करें, अर्थ जीविका उपार्जन के योग्य कार्य, यानी कि अर्थ यानी धन हमें इस तरह से उपार्जित करना है हमारे, जैसे हमारा जीविका उपार्जन हमारा जीवन चल पाए, ठीक है, और साथ में ईमानदारी से हमें अर्थ का अर्जन करना है। काम, सांसारिक इच्छा और मोक्ष अगला है, और मोक्ष मुक्ति, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए एक मनुष्य के जीवन को 4 लक्ष्यों में अर्थात अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये 4 आश्रम सीढ़ियों के 4 चरणों के समान है। प्रश्न संख्या 18 है, वन व्यवस्था के दैवी सिद्धांत को बताइए। तो वन व्यवस्था का दैवी सिद्धांत है कि वन व्यवस्था के दैवी सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद के 10वें मंडल में आने वाले पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। इसके अंतर्गत विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, 4 भुजाओं से राजा, क्षत्रिय, जघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। प्रश्न संख्या 19 है, व्यक्ति और समुदाय के निर्माण में जाति प्रथा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि व्यक्ति और समुदाय के निर्माण में जाति प्रथा क्या भूमिका निभाती है। तो उत्तर है, व्यक्ति और समुदाय के निर्माण में जाति प्रथा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हंटन जैसे समाज चिंतक ने इसके 3 प्रकार के कार्य बताए। तो हंटन जो है एक समाज सुधारक थे, समाज विचारक थे, चिंतक थे। उन्होंने जो है जाति प्रथा के 3 प्रकार बताए हैं, व्यक्तिगत जीवन, और 3 कार्य बताया है कि व्यक्तिगत जीवन, जातिगत, समुदाय तथा समाज और जाति के लिए, है ना। व्यक्ति के जन्म लेते ही जाति व्यवस्था उसके लिए सामाजिक स्थिति प्रदान करती है तथा अपनी गतिविधियों से परिचित कराती है। दूसरे प्रकार के कार्य, ये जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति को एक समुदाय के रूप में निर्धारित करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरी श्रेणी के कार्य में जाति व्यवस्था समाज व राज्य के विकास के लिए कार्य करता है। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय सामाजिक संगठन की आश्रम व्यवस्था का अर्थ समझाइए। चारों आश्रमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कि आश्रम व्यवस्था का अर्थ है, आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से निकला है। आश्रम मानव जीवन को सुसंस्कृत, संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाना होता है। इसमें मानव समपूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता है। मानव जीवन को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, ठीक है, ये चारों आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य में क्या हुआ कि जीवन को सफल बनाने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।
धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन में के 25 वर्ष ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं। ब्रह्मचार्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ है वेद अथवा महान और चर्या का अर्थ है विचार करना, अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर चलते हुए वेदों का अध्ययन करना। इस अवधि में व्यक्ति गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करता है। तो उस समय वेदों का अध्ययन करता था, गुरुकुल में रहकर वह वेदों का अध्ययन करता था। देखो ये वाला प्रश्न आपके पहले भी आ गया है, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी रूप में प्रश्न आएगा तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो सामाजिक संरचना में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व है। ब्रह्मचर्य जीवन के बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। यानी बच्चा पढ़ के आ गया, 25 साल का हो गया, उसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है ना, अब उसका विवाह किया जाता है और वो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस काल में गृह स्वामी के रूप में व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कर्तव्यों का पालन करता है। इसी आश्रम में तीनों ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। इस आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति 25 से 50 वर्ष की आयु पूरी करता है। इसके अंतर्गत पंच महायज्ञ आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण करता है। तो ये पंच महायज्ञ भी पूर्ण करता है। ठीक है, ये यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। ये आश्रम अन्य तीनों आश्रमों का भरण पोषण भी करता है। यानी अन्य तीनों आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, वनप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो वो जो भी भिक्षा मांग के लाते थे वो गृहस्थ आश्रम से ही लेके आते थे। अगला है तीसरा वनप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति 50 वर्ष आयु के में वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अपना सब कुछ छोड़कर मानव का वन की ओर प्रस्थान करना ही वनप्रस्थ था। वन में जाकर एकांत में रहकर ज्ञान की वृद्धि करते थे। वनप्रस्थ में व्यक्ति में अत्यंत त्याग व साधना की वृद्धि करते थे। तो वनप्रस्थ में क्या करता था व्यक्ति, जो है अत्यंत त्याग और साधना की अपने आप में वृद्धि करता था। इस आश्रम में व्यक्ति तपस्वी जीवन व्यतीत करता था। महाभारत के अनुसार वनप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को वन में मिलने वाले फल फूल ही खाने चाहिए, उसे भूमि पर सोना चाहिए, उसका प्रधान उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा मुक्ति पाने के साधन को सुलभ बनाना। यह आश्रम मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। चौथा है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम के अंतर्गत क्या करता था कि जो है जीवन का अंतिम भाग संन्यास आश्रम के रूप में होता था। तो संन्यास आश्रम में जीवन का जो अंतिम भाग है, जो 75 से 100 वर्ष की आयु तक होता था, वो संन्यास आश्रम में होता था। इसे चतुर्थ आश्रम भी कहा गया है। इसमें 75 से 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति समस्त मोह माया को त्याग कर सन्यासी बन जाता था। मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास इसी अवस्था में करता था। वस्तु का संग्रह निषिद्ध था, यानी वो अपने लिए कोई भी वस्तु को इकट्ठा करके नहीं रखता था। बस उसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही वो खाता था, पीता था और भगवान की भक्ति भजन करता था। तो ये थे आपके भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न। जो भी भारतीय सामाजिक संरचना से संबंधित प्रश्न जितने बन रहे थे वो सारे मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप ये कर सकते हो कि आपके जो यूट्यूब के ऊपर जो 3 बिंदु होते हैं, है ना, उस बिंदु पर क्लिक करके मेरी स्पीड को कम करने वाला जो नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा कम कर लीजिए। तो कम में सुन लीजिए, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि वरना ये वीडियो बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे और आपको देखने में बोरिंग महसूस होगा। ठीक है, तो प्रश्न तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब है राजस्थान का समाज। तो अब देखो राजस्थान का जो समाज है तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये इसी पार्ट का हिस्सा है। पहले भारतीय समाज की बात की गई, अब है राजस्थान के समाज के बारे में बात की गई है। तो राजस्थान के समाज से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिया हुआ होता है उसको भी आप दबा लिया करो, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।